डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आज की तारीख में संसद से लगभग 150 सांसद बहिष्कृत कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। संसद से बिना बहस के कानून पास हो रहे। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देकर के इवेंट बनाया जा रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी वक्त है सड़कों को गुलजार करने का, सड़कों पर खड़े होकर के संसद से सवाल करने का। और ऐसे वक्त में जब कोई नेता सड़क पर खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो अपना कद और अपनी जिम्मेदारी दोनों को बखूबी निभाने की भूमिका में आ जाता है। और वक्त भी क्या खूब चुना गया है। एक तरफ अयोध्या में धार्मिक लिबास में लपेटकर राजनीतिक इवेंट जब जोर शोर पर होगा, उसी समय एक शख्स दूर मणिपुर से न्याय यात्रा निकाल रहा होगा। कितना दिलचस्प है ये इस देश के लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए, कि ये दो छोर एक ही वक्त के दो किस्से बयां कर रहे होंगे। क्या है ये न्याय यात्रा? मणिपुर और अयोध्या के बीच क्या है रिश्ता? आगामी चुनाव के बीच भारतीय लोकतंत्र और सियासत के तमाम अध्यायों के बीच क्या होगी इसकी भूमिका? आज के वीडियो में इसके पड़ताल करेंगे। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जनवरी के महीने में धार्मिक लिबास में लपेटकर एक राजनीतिक इवेंट होने जा रहा है। जी हां, राजनीतिक इवेंट अयोध्या में होने जा रहा है। कोई एक तारीख में नहीं, पूरे महीने वो इवेंट चलेगा। कभी यात्रा निकलेगी, कभी स्नान हो रहा होगा, कभी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। यह सब कुछ धार्मिक होता अगर इसमें नेताओं का दखल या राजनीति की भूमिका न होती। मगर पिछले 30-40 साल के राजनीतिक सफर का एक मुकाम राजनीतिक इवेंट बनकर सामने खड़ा है। और पूरे देश को अब इस तरह से देखा और समझाया जाएगा कि ये जो हो रहा है ये राजनीतिक नहीं है, ये स्वाभाविक है। सब कुछ अयोध्या में हो रहा होगा। पता नहीं राम जहां भी होंगे क्या महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उसी अयोध्या के वक्त में एक मणिपुर भी है और उस मणिपुर से एक शख्स अपनी राजनीतिक यात्रा निकालने जा रहा है। जी हां, वो यात्रा भी राजनीतिक ही है, भारत न्याय यात्रा। इन दोनों किस्म की राजनीति के बीच क्या अंतर है, आज के वीडियो में इसका विश्लेषण हम करेंगे। एक राजनीति ऐसी जिसमें वर्चस्व दिखाई देता है, एक राजनीति ऐसी जिसमें धर्म का बाहर से आवरण जरूर दिखता है लेकिन उसके गहरे घोर परतें दिखाई देती हैं। एक राजनीति ऐसी जिसमें हावी होकर के अपनी बात को जोर शोर से ऐसे बोलने का रवैया दिखता है जो दूसरों को डराने के काम आए, दूसरों को भड़काने के काम आए, दूसरों को अलगाने के काम आए। और ऐसी दिशा में ये पूरा का पूरा तंत्र चलेगा, गोया अब इस देश में कोई दूसरी समस्या ही नहीं बचेगी। और राजनीति उन्हें इस कदर चुनावी लाभ देगी कि अब कोई उनसे नाराज या सवाल करता नहीं दिखेगा। ठीक उसी वक्त एक दूसरा शख्स है जो राजनीति में है, जो राजनीति करता है, जिसकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पार्टी की बहुत सारी कमियां हैं, जिस पार्टी ने बहुत सारी गलतियां की हैं अतीत में, उस सब के आगे बढ़ करके वह शख्स जो कल कन्याकुमारी से कश्मीर तक के सफर पर निकल गया था, भारत जोड़ने के नाम पर, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के नारे के साथ, जिस शख्स की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जिस शख्स के लिए यह भी कहा जा रहा कि वह यात्रा के बाद 3 बड़े चुनाव हार गया, यानी यात्रा फेल हो गई, वो शख्स
डर कर, परेशान होकर, निराश होकर घर बैठ नहीं गया, वह दूसरी यात्रा पर निकलने जा रहा है। और वह यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। मणिपुर से मुंबई, 14 राज्य, 85 जिले, 6200 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से शुरू होगी, मुंबई तक जाएगी। वो शख्स भारत न्याय यात्रा निकाल रहा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ निकाल रहा। उसकी पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है। उसका भी मन में है कि चुनाव जीतें, वो भी राजनीति कर रहा है, लेकिन उसकी राजनीति की जमीन थोड़ी अलग है, उसकी मेहनत थोड़ी मुख्तलिफ है। तो शुरुआत में ही जो बात मैं आपसे साझा करना चाह रहा था वो ये कि एक राजनीति का केंद्र अयोध्या होगा जनवरी माह में, और उसी जनवरी माह में राजनीति का दूसरा केंद्र होगा मणिपुर। और ये इस देश के लिए एक नायाब वक्त होगा, इम्तिहान का वक्त होगा। अयोध्या में भी राजनीति हो रही होगी, मणिपुर में भी राजनीति हो रही होगी। देखना दिलचस्प है कि हमारे देश को कौन सी वाली राजनीति पसंद है। वह मणिपुर जिसमें महीनों से आग लगी हुई है, अभी तक शांत नहीं हुआ। वह मणिपुर जिसे जातिगत उन्माद में जलाया जा रहा है। वह मणिपुर जिसका नाम अब कोई लेना नहीं चाहता। वह मणिपुर जहां पत्रकार नहीं पहुंच पाते, इजराइल बेशक पहुंच जाते हैं। उस मणिपुर से अब न्याय यात्रा निकलेगी। देखना होगा कि इस न्याय यात्रा का जो दावा कांग्रेस पार्टी के तरफ से किया जा रहा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में एक न्याय की संकल्पना है। भारत का संविधान कहाँ खड़ा है? क्या उस अयोध्या में जिसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा मानना था कि तर्क और तथ्य से नहीं, भावना से हम फैसला कर रहे हैं। उस अयोध्या में जिसने कई रंग देखे, वहां मणिपुर न्याय का रंग देखने के लिए अब खड़ा हो रहा होगा, जिसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना शामिल होगी। और उस प्रस्तावना का एक मूल स्वर न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। असल में यह आज का दो दृश्य नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया के हजारों साल के इतिहास में ये दो छोर हमेशा रहे हैं। एक तरफ वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद सब कुछ रहे, तो दूसरी तरफ बुद्ध, आजीवक, जैन, कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद रहे, नानक रहे। एक तरफ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर रहे, तो दूसरी तरफ फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, गांधी रहे। एक लंबी यात्रा न्याय की रही। एक तरफ बंटवारा रहा, थोड़े से लोगों का बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर कब्जा रहा, संसाधनों का कब्जा, अवसरों का कब्जा, सम्मान स्वाभिमान का कब्जा। तो दूसरी तरफ हजारों साल से इस वर्चस्व के खिलाफ एक मानवीय मूल्य पर आधारित संघर्ष भी चलता रहा। और उस संघर्ष का एक निचोड़ सार अगर बना तो वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में पिरोया गया, जिसका एक मूल्य है न्याय का मूल्य। अन्याय के दौर में न्याय की बुलंदी निश्चित रूप से उम्मीद पैदा करती है। दावा किया जा रहा है कि मणिपुर से जो मुंबई की यात्रा होगी वो भारत न्याय यात्रा होगी। राहुल गांधी एक ऐसी उम्मीद बनकर उभर रहे हैं जो खुद अपने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के सामने चुनौती बने हैं। उन नेताओं के सामने जो इंडिया गठबंधन के बैन किए हुए 14 पत्रकारों में से एक को हेलीकॉप्टर में घुमाने लगे। उन नेताओं के सामने जो गिनवाने लगे कि मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया, मंदिर तो हमारी कोशिश से बन रहा। उन नेताओं के सामने चुनौती बन गए कि जब जनवरी में एक राजनीतिक इवेंट अयोध्या में हो रहा होगा तो एक शख्स मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा लेकर पैदल चल रहा होगा। कल्पना करिए
किसी भी लोकतंत्र के लिए ये कितना सुनहरा दृश्य होगा। राम पैदल चले थे, राम के नाम लेने वाले लोग करोड़ों रुपए के इवेंट में अब उनका घर बनवाने का वादा करने जा रहे हैं। राम सब कुछ छोड़कर जनता के हित में सामने आ गए थे। राम मनुष्य के रूप में एक हृदय रखते थे। राम अपने नाम पर किसी की हिंसा नहीं करते थे। ये ठीक बात है कि बहुजनों का एक धड़ा ये सवाल करता है कि वाल्मीकि रामायण के राम शंबुक का वध क्यों करते हैं, उनका रामराज वर्ण व्यवस्था पर आधारित क्यों है। लेकिन हाँ, एक राम ऐसे भी थे जो चाहते थे कि शबरी का जूठा बेर खाएं ताकि ये सब भेदभाव खत्म हो। एक राम ऐसे थे जो केवट को गले लगाना चाहते थे। लेकिन हाँ, वो राम का राज जब बनाया गया तो राम राज का ख्वाब देखने वालों ने उसमें वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कबीर उससे आगे एक अमरदस्वा का ख्वाब देखते हैं, रैदास उससे आगे एक बेगमपुरा का ख्वाब देखते हैं जहां सब बराबर होंगे। लेकिन राम जैसे भी थे अपने नाम पर किसी मनुष्य की हत्या को कभी कबूल नहीं करते। राम जैसे भी रहे होंगे इस तरह के अरबों रुपए के राजनीतिक इवेंट को देखकर बेचैन तो जरूर हो रहे होंगे। ऐसे वक्त में राजनीति हो रही है तो दूसरा एक नेता सड़क पर उतरने को आमादा है। जिस दौर में देश के बड़े बड़े नेता इस बात के इंतजार में हैं कि हमें बुलाया जाएगा कि नहीं, हम अगर अयोध्या नहीं बुलाया गया तो बाद में जाएंगे, बुलाया जाएगा तो दौड़ के चले जाएंगे। ऐसे वक्त में एक नेता उसी दिन के बीच में पैदल सड़क पर उतर गया। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम उसके साथ खड़े हो कि उसके खिलाफ खड़े हो, क्योंकि वो फिर आपसे पूछेगा कि तुम बताओ, तुम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। ये होता है राजनीति में अपनी पिच तैयार करना, ये होता है राजनीति में अपना एक अल्टरनेट नैरेटिव तैयार करना। और राहुल गांधी दोनों स्तर पर लड़ रहे हैं। विरोधियों के रूप में उनके सामने भाजपा और आरएसएस है, तो अपने घर में भी कुछ लोग उधर की ट्रेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से राहुल गांधी जाति जनगणना और न्याय समता की बात करते हैं वो शिद्दत बाकी नेताओं में नजर नहीं आती। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक उम्मीद जरूर है, लेकिन क्या ये दो तरह के दृश्य 2024 के राजनीति को बदलने की गुंजाइश रखते हैं? क्या ये पैदल चलना क्या केवल एक नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि ही ठीक कर पाएगा, या इस देश की बहुत बड़ी आबादी के सामने एक विकल्प भी पेश करेगा कि धर्म निजी मसला था, देवता आपके दिल में था, उसे किसी ने बाहर लाकर बाजार में खड़ा कर दिया और राजनीति उसका इस्तेमाल कर रही है। जबकि फिर से लौट कर देखिए, आपका खुदा, आपका भगवान आपके दिल में हुआ करता था। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ऐसे वक्त में क्या ये नेता उस पूरे उत्तर भारत के जोन में जब पैदल चल रहा होगा, न्याय के मूल्य को लेकर चल रहा होगा, ये कहते हुए चल रहा होगा कि सामाजिक न्याय इस देश के लिए जरूरी है, जाति जनगणना का सवाल जरूरी है। आपने कमलनाथ के मुंह से जाति जनगणना का शब्द सुना क्या? आपने भूपेश बघेल से कभी पूछा क्या कि 5 साल सरकार में रहे जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? लेकिन एक नेता है जो ईमानदारी से जाति जनगणना की बात करता है, मेहनत करने से कतराता नहीं है, सड़क पर उतरकर लोगों के बीच चला जाता है। वो नेता अपनी पार्टी के तमाम लोगों को पुरानी सोच से लड़ रहा है और बाहर तो उससे लड़ने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। वही उत्तर भारत होगा जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। उसी उत्तर भारत में मणिपुर से मुंबई एक व्यक्ति पैदल चल रहा होगा अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ। कितनी हलचल होगी इसके बाद? क्या वाकई रथ रुक जाएगा धर्म का लिबास ओढ़े राजनीति का, और न्याय की यात्रा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जनता को समझ में आएगी? क्या बदल जाएगा 24 का चुनाव मार्च के बाद? क्या होगा असर इस तरह की राजनीति का? ये आने वाले वक्त में इसका विश्लेषण हम जरूर करेंगे। फिलहाल अयोध्या और मणिपुर के जनवरी के 2 छोर से इम्तिहान आपका होगा कि आपकी नज़र किस पर है और कैसे है। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।